इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने इस YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में एक नया संभाग जयपुर संभाग को आज पढ़ने जा रहे हैं। जयपुर संभाग के अंतर्गत जिलों को देखते हुए जयपुर जिले से संबंधित भौगोलिक इतिहास से जुड़ी और कला संस्कृति से जुड़े हुए सभी तथ्यों को इसमें अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। यह क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंतर्गत देखें तो पहले कौन कौन से जिले आते हैं जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में जिलों की बात करें, कौन कौन से जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये झुंझुनू, थोड़ा जूम कर लेते हैं। झुंझुनू, सीकर, उसके बाद ये जयपुर आ गया है, जयपुर, और साथ में दौसा, अलवर। ये पूरा जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। चलो जिले देख लेते हैं कौन कौन से जिले। ये झुंझुनू जिला, झुंझुनू, ये सीकर जिला, ये जयपुर स्वयं है, ये अलवर है, और ये दौसा जिला। इन पांचों जिलों को मिला करके एक जयपुर संभाग बनाया गया है। जयपुर संभाग ये अपन ने पांचों देख लिया है। फिर इसमें देखते हैं जयपुर, पर्टिकुलर जयपुर देखा जाए तो ये रहा अपना जयपुर। ये जयपुर है। इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। देखिए, जयपुर के पड़ोसी जिले के बारे में बात करें तो पड़ोसी जिले जयपुर एक तो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ जयपुर सीमा बना रहा है। सीकर हो गया, ये नागौर हो गया, अजमेर, टोंक, दौसा, और ये अलवर, इन जिलों के साथ सीमा बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं। जयपुर जिला। जयपुर का शुभंकर है चित्तल। जयपुर जिले का शुभंकर किसे घोषित कर रखा है। चित्तल को जयपुर का शुभंकर घोषित कर रखा है। ये देखिए, ये है चित्तल, जयपुर का शुभंकर है। जयपुर का शुभंकर क्या है, चित्तल। याद रखेंगे, जयपुर का शुभंकर है, चित्तल है। फिर जयपुर का निकनेम देके अपन, उपनाम देके किस किस नाम से जयपुर को जानते हैं। तो उपनाम है पूर्व का पेरिस कहते हैं। पूर्व का पेरिस जयपुर हो गया। भारत का पेरिस, भारत का पेरिस जयपुर हो गया। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। सिटी ऑफ आइसलैंड है ना, रंगश्री द्वीप भी कहते हैं, रंगश्री द्वीप भी कहते हैं, और आइसलैंड ऑफ गैलोरी भी कहते हैं। आइसलैंड ऑफ गैलरी, ये भी जयपुर को कहा जाता है। सीवी रमन ने नाम दिया था। ये नाम किसने दिया था, सीवी रमन ने। क्या, रत्न नगरी कहते हैं जयपुर को। जयपुर को वैभव नगरी कहते हैं, हेरिटेज सिटी कहते हैं, रंगश्री द्वीप कहते हैं, पन्ना नगरी कहते हैं, पन्ना नगरी, और राजस्थान का वृंदावन भी किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखेंगे। पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, पिंक सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, रंगश्री द्वीप, आइसलैंड ऑफ गैलोरी, रत्न नगरी, वैभव नगरी, हेरिटेज सिटी और पन्ना नगरी से जयपुर को कहा जाता है।
यस, ये अपन ने जयपुर के उपनाम देखे हैं। चले आगे बढ़ते हैं, जयपुर का सामान्य परिचय देखते हैं। जयपुर का सामान्य परिचय देखें तो पहले यह क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता था। प्राचीन समय में यह क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता। ढूंढाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं वर्तमान में? तो वर्तमान जयपुर और दौसा जिले का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहा जाता था। यहाँ पर कच्छावा वंश ने शासन किया। कच्छावा वंश ने शासन किया। तो कच्छावा वंश का संबंध किससे है? ढूंढाड़ या जयपुर से है। कच्छावा वंश में सबसे पहले आए थे दुल्ले राय। दुल्ले राय, इनको धोला राय भी कहते हैं। दुल्ले राय जी को धोला राय भी कहा जाता है, तेजकरण भी कहते हैं। इतिहास में काफी डिटेल से पढ़ते हैं इनको। तो दुल्ले राय ने कच्छावा राजवंश की स्थापना की थी 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में कच्छावा वंश की स्थापना की है दुल्ले राय ने। और दुल्ले राय ने दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। कच्छावा वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। दुल्ले राय ने दौसा को राजधानी बनाई थी। फिर दुल्ले राय के वंशज आए थे कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी बनाया। ठीक है, तो आमेर को राजधानी बनाने वाला कच्छावा वंश का शासक कौन हुआ? कोकिल देव। फिर 1207 से लेकर के जयपुर नगर की स्थापना तक कच्छावा वंश की राजधानी आमेर ही रहती है। यानी लगभग 500 वर्षों तक कच्छावा वंश की राजधानी आमेर रहती है। फिर आगे चल करके इसी वंश के आमेर के कच्छावा वंश की सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को जयनगर नाम से जयपुर की स्थापना की। जयपुर को जब जयपुर की स्थापना की गई थी उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था? जयनगर के नाम से जाना जाता था। जयपुर की स्थापना कब की जा रही है? 18 नवंबर 1727 को। कौन है संस्थापक? सवाई जय सिंह। इंपॉर्टेंट है। और जयपुर शहर का वास्तुकार कौन है? तो एक बंगाली विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर के वास्तुकार है पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, इसके वास्तुकार हुए हैं। जयपुर राजस्थान का नगर है जो नक्षत्रों के आधार पर बसाया गया। पूर्ण रूप से नक्षत्रों के आधार पर बसाया गया। नक्षत्रों के आधार पर बसाया गया शहर कौन सा है? जयपुर शहर है। और इस जयपुर शहर की नींव रखी थी। नींव किसने रखी थी? तो जयपुर शहर की नींव रखी थी जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर ने। पुंडरीक रत्नाकर ने जयपुर शहर की नींव रखी थी। और जयपुर का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आधुनिक निर्माता, जयपुर के आधुनिक निर्माता कौन हुए हैं? मिर्जा इस्माइल। तो अभी अपन ने क्या क्या देखा है कि यहाँ पर कच्छावा वंश ने शासन किया और पहला व्यक्ति कौन आया था? दुल्ले राय आया, दौसा को राजधानी बनाया। कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाया। और फिर सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयनगर के नाम से जयपुर की स्थापना की। और जयपुर के वास्तुकार कौन है? तो बंगाली विद्याधर भट्टाचार्य। और इसकी नींव किसने रखी? तो जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी। और मिर्जा इस्माइल को जयपुर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड यानी सम्राट एडवर्ड सप्तम का जयपुर आगमन होता है। उनके स्वागत के लिए जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1876 में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगाया था। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने।
सम्राट एडवर्ड सप्तम या प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर। पहले राजकुमार था, बाद में सम्राट बना, तो उसके आगमन पर पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगाया था। इसीलिए जयपुर का नाम गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी नाम पड़ा है। और पिंक सिटी नाम जो दिया गया है वो कैसे पिंक सिटी नाम किसने दिया है? तो जयपुर को पिंक सिटी नाम स्टेनले रीड ने एक पत्रिका निकाली थी, द रॉयल टूर टू इंडिया। द रॉयल टूर टू इंडिया, जिसके लेखक कौन थे? स्टेनले रीड। इसमें स्टेनले रीड ने द रॉयल टूर टू इंडिया के अंदर पिंक सिटी कहा है, जयपुर को पिंक सिटी नाम दिया है, जब से जयपुर शहर गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। एकीकरण के समय जो चौथा चरण हो रहा था, वृहत राजस्थान, चौथा चरण, जिसका उद्घाटन कब किया गया था? 30 मार्च 1949। और उद्घाटन किसने किया, यह भी इंपॉर्टेंट है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। और इस समय जयपुर को राजस्थान में मिला दिया गया। 4 रियासतों को एक साथ मिलाया गया था, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर। इन 4 रियासतों का विलय राजस्थान में किया गया। तो इसी दिन को याद रखने के लिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तब से जयपुर राजस्थान की राजधानी बन जाती है। ठीक है, चौथे चरण में जयपुर को राजधानी बना दिया गया। और फिर एक ध्यान रखना, जयपुर को जो राजधानी बनाई गई है वो किस समिति के सिफारिश पर राजधानी बनाई गई है? तो ध्यान रखना, पी सत्यनारायण कमेटी के सुझाव पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर को राजधानी बनाने का सुझाव देने वाली कमेटी कौन सी थी? तो पी सत्यनारायण कमेटी के सुझाव पर जयपुर को राजधानी बनाया गया है। और जुलाई 2019 में यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। तो यूनेस्को की सूची में जयपुर के परकोटा को कब शामिल किया गया है? जुलाई 2019 में जयपुर शहर, जयपुर परकोटा को इसमें शामिल, यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया। एक ध्यान रखना, बिशप हेबर ने जयपुर शहर के लिए कहा गया है, क्या कहा था जयपुर शहर के लिए? कि मॉस्को के क्रेमलिन के समान है, मॉस्को के क्रेमलिन के समान जयपुर का परकोटा के समान परकोटा है। परकोटा कौन से शहर के लिए कहा गया है? जयपुर शहर के लिए। बिशप हेबर ने कहा है कि मॉस्को के क्रेमलिन के परकोटे के समान जयपुर का परकोटा है। तो ये चीजें अपन ने जयपुर के सामान्य परिचय में देखा था कि यहाँ पर यह क्षेत्र प्राचीन समय में ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता था। और फिर यहाँ पर कछावा वंश आया था। दुल्ले राय 1137 में कछावा वंश की स्थापना की, पहले राजधानी दौसा को बनाई। लेकिन इन्हीं के वंशज आया था कोकिल देव ने 1207 में आमेर को राजधानी बनाया। फिर सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना की। स्थापना के समय इसको जयनगर के नाम से जाना जाता था। जयपुर के वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। और इसकी नींव किसने रखी थी? जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर ने। जयपुर का आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने 1876 में पिंक कलर करवाया था, गुलाबी कलर करवाया था, तब से गुलाबी नगरी नाम से जाना जाता है। और पिंक सिटी नाम देने वाला आदमी था स्टेनले रीड। इसने द रॉयल टूर टू इंडिया के अंदर पहली बार पिंक सिटी का प्रयोग किया गया। और एकीकरण में चौथे चरण 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के साथ इनका राजस्थान में विलय हो जाता है।
और पी सत्यनारायण कमेटी के सुझाव पर जयपुर को राजधानी बनाया गया है। 2019 में जयपुर के परकोटा को, जयपुर शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। ये अपन ने सामान्य परिचय देखा। प्रमुख पर्वत चोटियां, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला निकलती है, अरावली पर्वतमाला, उसकी कई सारी चोटियां और पर्वत यहाँ देखने को मिलेगा। तो बाबई जो चोटी है, बाबई चोटी कहाँ है? जयपुर में है। बाबई चोटी है ना, इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। एक ध्यान रखेंगे, बेराट की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां भी कहाँ है? जयपुर में है, 704 मीटर है। और बेराट की पहाड़ियों से अपने को पता है कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी निकलती है। आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे अपन। बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पर खोह चोटी है, खोह चोटी, खोह चोटी भी कहाँ है? ये भी जयपुर में है, खोह चोटी। इसके अलावा मोती डूंगरी है, मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, जालाना डूंगरी भी है, और बीजक की डूंगरी है, बीजक की डूंगरी, महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी, और सेवर की पहाड़ियां हैं, सेवर की पहाड़ियां हैं जहां से साबी नदी का उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ियां, एक मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मेंथा नदी का उद्गम होता है। यस, तो बाबई चोटी, बेराट की पहाड़ियां, खो चोटी, मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, बीजक की डूंगरी, महादेव डूंगरी, सेवर की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, कुछ पहाड़ियां भी जयपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख नदियां की बात करें, जयपुर जिले से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? कौन कौन सी नदियां जयपुर जिले से निकलती है? चलिए, तो पहली नदी देखते हैं, बाणगंगा नदी। बाणगंगा ये अपना जल किधर ले जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नदियों में नाम आता है बाणगंगा नदी। उपनाम ध्यान रखना बाणगंगा का, इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, इसे रुंडित नदी कहते हैं, ताला नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास लगा था, तब कुछ समय यहाँ पर बिताया था उन्होंने, तो अर्जुन ने एक तीर चलाया था जिससे गंगा निकली है, जिसका नाम क्या पड़ गया है? बाणगंगा, ऐसा माना जाता है। तो बाणगंगा का उद्गम देखे तो उद्गम होता बेराट की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। ये दौसा जयपुर जिले में बहती है, जयपुर से रवाना होती है, जयपुर से निकल करके दौसा और भरतपुर जिले में बहती है। भरतपुर से ये यूपी में चली जाती है और यूपी में सीधा ये यमुना नदी में मिल जाती है। ये राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना नदी में उड़ेलती है। पहली कौन सी? चंबल भी सीधा यमुना में ले जाती है। उसी प्रकार से बाणगंगा नदी भी अपना जल सीधा यमुना नदी में ले जाती है। यस, जमुआ रामगढ़ के निकट जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ, बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध है। और जयपुर जिले में बेराट जो सभ्यता है वो इस बाणगंगा नदी के किनारे ही विकसित हुई है। यह नदी फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है, सीधी है यमुना में मिलती है। और इसकी दो तीन छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, सूरी नदी, पलोसन नदी, गुमटी नाला नदी, ये बाणगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो बाणगंगा नदी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन की गंगा नदी कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं, ताला नदी बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, दौसा और भरतपुर में बहती है। और भरतपुर में इस पर अजान बांध भी बना हुआ है, आगे पढ़ेंगे अपन, जब भरतपुर पढ़ेंगे तब अजान बांध बना हुआ है, जो केवला देव गना पक्षी विहार अभ्यारण्य को पेयजल आपूर्ति करवाता है। अजान बांध गंभीर और बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। यस, अगली नदी देखते हैं, साबी नदी। साबी नदी, साबी नदी का उद्गम जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से होता है। सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। ये एक आंतरिक प्रवाह की नदी है,
साबी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है जो अपना जल किसी सागर महासागर तक नहीं पहुंचा पाती, मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो निकलती है जयपुर से है, लेकिन ये अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। साबी नदी अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं मेंथा नदी। मेंथा नदी, मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, और ये सांबर झील में गिरती है। नेक्स्ट देखते हैं बांडी नदी। बांडी नदी, एक बांडी जयपुर से निकलती है, एक बांडी पाली से निकलती है और एक बांडी जयपुर से निकलती है। तो ये बांडी जयपुर की बात कर रहे हैं। तो जयपुर की बांडी को देखते हैं कि जयपुर जिले के चाकसू में समारोह है और आमलोद के पहाड़ों के पास से इसका उद्गम होता है और चत्रपुरा के पास मासी नदी में मिल जाती है। बांडी नदी जो है जयपुर में चत्रपुरा के पास मानसी नदी में मिल जाती है। यस, अगली नदी है डूंड नदी। डूंड नदी की बात करें, इस नदी का उद्गम अचरोल की पहाड़ियां जयपुर से होता है। जो डूंडाड़ नाम पड़ा ना, इस डूंड नदी की वजह से ही डूंडाड़ नाम पड़ा, ऐसा माना जाता है। तो इसका उद्गम कहां से होता है? अचरोल की पहाड़ियां जयपुर से डूंड नदी का उद्गम होता है। चलिए आगे देखते हैं मोरेल नदी। ये डूंड है, ये मोरेल की सहायक नदी, डूंड इसी मोरेल की सहायक नदी है। तो मोरेल नदी का उद्गम जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियों से होता है। इंपॉर्टेंट है, जयपुर जिले में चैनपुरा की पहाड़ियों से मोरेल नदी का उद्गम होता है। इसका बहाव क्षेत्र की बात करें तो जयपुर से निकल करके ये दौसा और सवाई माधोपुर जिले में बहती हुई बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो मोरेल नदी का उद्गम तो जयपुर से होता है, लेकिन एक मोरेल बांध बनाया हुआ है सवाई माधोपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोरेल परियोजना कौन से जिले में चलाई जा रही है? तो बताना सवाई माधोपुर जिले में चलाई जा रही है। जबकि मोरेल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियों से मोरेल नदी का उद्गम होता है। तो कौन कौन सी नदियां देखी अपन ने? बाणगंगा नदी, साबी नदी, मेंथा नदी, बांडी नदी, डूंड नदी और मोरेल नदी, ये जयपुर की प्रमुख नदियां अपन ने देखी है। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख झीलें, जयपुर की प्रमुख झीलें, लेक। तो सबसे पहले देखते हैं सांबर झील। ये खारे पानी की झील है। सांबर झील खारे पानी की झील है। इसमें 3 जिलों में इसका विस्तार है। सबसे ज्यादा तो जयपुर में है, उसके अलावा नागौर और अजमेर जिले की सीमा पर बनी हुई है। तो इस जिलों में भी इनका पानी फैला हुआ रहता है। चलिए, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। झील के निर्माता की बात करें, झील का निर्माण किसने करवाया है? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ये भी ध्यान रखना भाई, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान इस बिजोलिया शिलालेख में बता रखा है कि सांबर झील इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो यह भी प्रश्न आ जाए, बिजोलिया शिलालेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो शाकंभरी के चौहान, अजमेर के चौहानों की जानकारी मिलती है, जिसमें सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा बताया गया। इस झील में देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन सांबर झील से होता है। इसका कुछ भाग अजमेर नागौर जिले में है और यहाँ पर नमक उत्पादन का काम हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब की है? 1964 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना की जा रही है 1964 में। ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। इस झील में मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियां आकर के गिरती है। ठीक है, एक मेंथा और एक मेंढा, मेंढा भी है। सबसे ज्यादा लवण ये मेंढा नदी के द्वारा ला करके गिराया जाता है। सबसे ज्यादा सांबर झील में लवण कौन सी नदी ला करके गिराती है? मेंढा नदी। इस झील का समुद्र तट से औसतन 367 मीटर है। इस झील को पर्यटन क्षेत्र से रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। रामसर साइट है,
1990 में विश्व की 9 भूमियों में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया। राजस्थान के 2 क्षेत्र रामसर साइट में, दोनों का ध्यान रखना, रामसर साइट 2 है, एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव भरतपुर में है, ये भी रामसर साइट है, और दूसरा कौन सा है, सांबर। सांबर को रामसर साइट में कब घोषित किया गया, 1990 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। और सांबर को तीर्थों की नानी, यहाँ पर एक जगह है देवयानी तीर्थ है, देवयानी तीर्थ है, देवयानी तीर्थ, इसे देवयानी तीर्थ को तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, देवयानी तीर्थ सांबर को कहा जाता है। और जयपुर में छापरवाड़ा, देवयानी, मानसागर, जमुआ रामगढ़, रामगढ़ आदि जिले, ये अन्य जिले हो गए है ना। हाँ, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस और कुरजा भी यहाँ पर भ्रमण के लिए आते हैं सांबर झील में। कुछ दिनों पहले राजहंस पक्षी के मौत के कारण कई सारे पक्षी यहाँ पर मर गए थे, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है, ध्यान रखना। राजहंस पक्षी ये कहाँ का शुभंकर है, ये नागौर का शुभंकर है राजहंस, और गुजरात का राज्य पक्षी है। तो कुरजा पक्षी राजहंस यहाँ पर भ्रमण के लिए आते हैं। तो ये अपन ने सांबर झील देखी है। चलिए आगे देखते हैं मानसागर झील और मावठा झील, ये भी जयपुर में है। बांध देखे, रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध जमुआ रामगढ़ के नाम से जानते हैं इसको। और ये बांध 2 पहाड़ियों की तंग घाटी को बांधकर जमुआ रामगढ़ के पास बाणगंगा नदी पर बनाया गया रामगढ़ बांध। तो पहले जो जयपुर शहर को जो पेयजल आपूर्ति वो इसी से होती थी, जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति इस जमुआ रामगढ़ बांध से ही होती थी। नेक्स्ट है कानोता बांध, अगला है कानोता बांध। ये बांध सर्वाधिक मछली उत्पादन वाला बांध है, कानोता बांध इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने वाला बांध कौन सा है, कानोता बांध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। जयपुर में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहला है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर जिले में, जयपुर जिले में। ये नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारों के लिए ये नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। 1982 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़ अभ्यारण्य में, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया, नाहरगढ़ अभ्यारण्य में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पहला बायोलॉजिकल पार्क है जैविक उद्यान नाहरगढ़ में स्थापित किया गया। यहाँ बालू संरक्षण सेंटर, बियर रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत। तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। 1982 में घोषित किया गया अभ्यारण्य, पहला जैविक उद्यान है। और यहाँ पर बालू संरक्षण केंद्र बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है नाहरगढ़ अभ्यारण्य में। दूसरा अभ्यारण्य देखते हैं जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य 1982 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया और 360 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 2 के वन अत्यधिक मात्रा में, 2 कड़ा के जो वन है वो सबसे ज्यादा इसमें पाए जाते हैं। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ किस जिले में ये ध्यान रखना है। और नीलगाय लंगूरू के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वन संपदा। जयपुर में वन संपदा से क्या क्या प्रश्न आते हैं। वन संपदा 1931 में यहाँ पर शिकार कानून बना था जयपुर जिले में, जयपुर रियासत में। एक कुलिस स्मृति वन, ये भी ध्यान रखना, कुलिस स्मृति वन कहाँ है, तो ये इसको जालाना वन क्षेत्र, जयपुर में जालाना वन क्षेत्र में कुलिस स्मृति वन घोषित किया हुआ है, स्थापित किया हुआ है, जिसमें जीरोफिटिक गार्डन, इको टूरिज्म पार्क, थायरोफिटिक गार्डन और होलिस्टिक वेलनेस पार्क विकसित किए जा रहे हैं कुलिस स्मृति वन में। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं जंतुवालय। जंतुवालय, जयपुर का जंतुवालय इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रश्न आता है जयपुर जंतुवालय से? पहले तो ये ध्यान रखना इसकी स्थापना कब हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। 1876 में जयपुर जंतुवालय की स्थापना की थी, वही सवाई राम सिंह द्वितीय ने। जो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगाया था वही राम सिंह द्वितीय ने जयपुर जंतुवालय की स्थापना की। तो ये राजस्थान का पहला जंतुवालय। सबसे प्राचीन जंतुवालय कौन सा है? जयपुर जंतुवालय। और सबसे बड़ा जंतुवालय भी कौन सा है? जयपुर जंतुवालय सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा जंतुवालय भी है। रामनिवास बाग के मध्य में जयपुर जंतुवालय की स्थापना की गई है। यह जंतुवालय मगरमच्छ और घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। मगरमच्छ और घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सा जंतुवालय घड़ियाल और मगरमच्छों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर जंतुवालय प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मगरमच्छ का एक जोड़ा ने 346 बच्चे को जन्म दिया और विश्व रिकॉर्ड बनाया है जयपुर जंतुवालय में। तो जंतुवालय देखा था और अपन ने शिकार कानून 1931 में बना था, कुलिस स्मृति वन जालाना क्षेत्र में है, ये ध्यान रखना। जयपुर जंतुवालय को इंपोर्टेंट कर देना, प्रश्न इससे आता है, कई बार पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख मृगवन की बात करें तो मृगवन में देखिए अशोक विहार मृगवन। इस मृगवन की स्थापना 1986 में की जाती है। वैसे याद रख लेना 1986 में जयपुर में। संजय उद्यान मृगवन 1986 में, ये भी जयपुर में। चले नेक्स्ट देखते हैं पशु संपदा में। देखे पशु संपदा में क्या क्या प्रश्न जयपुर से बनते हैं। तो गधों का प्रसिद्ध मेला लूणियावास में बढ़ता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला है। चाकसू लूणियावास में गधों का मेला लगता है, ठीक है। और गधा जो है शीतला माता की सवारी, शीतला माता किस पर सवार रहते? गधे पर है। और राज्य गौ सेवा आयोग की स्थापना 23 मार्च 1955 को जयपुर में की गई है। राज्य गौ सेवा आयोग की स्थापना। मेवाती और काठी गाय है, उसका प्रजनन केंद्र जयपुर के बस्सी में है। मेवाती गाय और काठी गाय का जो प्रजनन केंद्र वो बस्सी जयपुर में है। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ये भी कहाँ है? जयपुर में। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण यहाँ जयपुर में है और विकास बोर्ड जोधपुर में है। और भेड़ व ऊन प्रशिक्षण कहाँ है? तो बीकानेर में। सॉरी, प्रयोगशाला कहाँ है? बीकानेर में। प्रशिक्षण जयपुर में। बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। भेड़ व ऊन विभाग 1963 ईस्वी में जयपुर में स्थापित किया गया। सर्वाधिक भैंस, राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस कौन से जिले में पाई जाती है? तो जयपुर जिले में। और सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला भी जयपुर है। और ध्यान रखना जयपुर का एक कोटपुतली जो है भारत का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन है। दुग्ध पैकिंग स्टेशन है, कौन है? कोटपुतली। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जयपुर जिले से होता है, सबसे कम बांसवाड़ा से होता है। राज्य कुक्कुट फार्म ये जयपुर में है। और राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जौहरी बाजार सांगानेरी गेट जयपुर में। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में, जौहरी बाजार में। तो ये अपन ने पशु संपदा के बारे में जयपुर की बातें की थी। नेक्स्ट देखते हैं कृषि। कृषि से संबंधित क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो जौ का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन जयपुर से होता है। राज्य का 29% जो जौ है वो जयपुर जिले से उत्पादन होता है। और जो ये रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल है। शीतोष्ण कटिबंध में इस फसल से, शीतोष्ण कटिबंध का है ये, और इस फसल से शराब बनाई जाती है, मतलब जौ से शराब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चना। चना के उत्पादन में भी जयपुर पहले स्थान पर रखता है। चने को जौ और गेहूं के साथ बोने को गोचनी या बेजड़ कहते हैं। और चना उत्पादन में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। चना में एक रोग होता है झुलसा रोग, ये भी पूछते हैं। झुलसा रोग कौन सी फसल में होता है? तो चने में एक रोग होता है झुलसा रोग, जिसमें
लाल होकर के वो फसल खराब हो जाती है, झुलसना। अन्य तथ्य देखें जयपुर में, राजस्थान का जयपुर जिला सर्वाधिक टमाटर, मटर, बेर, नाशपाती उत्पादन में, ये जयपुर पहले स्थान पर रहता है, टमाटर में, मटर में, बेर में, नाशपाती में। और आगे बात करें, किसानों व व्यापारियों के फलों व सब्जी के व्यापार है तो टर्मिनल मार्केट मुहाना जयपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर के दुर्गापुरा में स्थित है। ये भी ध्यान रखना, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में। जयपुर जिले में साग परियोजना संचालित है। बस्सी में टमाटर मंडी है, बस्सी जयपुर में टमाटर मंडी। चोमू, चोमू जयपुर में आंवला मंडी है। जयपुर का जो सापरा है वो टिड्डा मंडी है यहाँ पे। और किसान भवन का उद्घाटन 8 दिसंबर 2005 को नेहरू पैलेस के निकट इसकी स्थापना की जाती है। और पहला किसान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो है अशोक गहलोत द्वारा जयपुर के सिरसी गांव के किसान राम निवास यादव को यहाँ बनाया गया था, पहला किसान क्रेडिट कार्ड। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर जिले में। और राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी, ये भी कहाँ है, जयपुर में। तो ये फसलों से, कृषि से संबंधित तथ्य भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान वित्त निगम, ये इनकी सने याद रखनी आपको, है ना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछते रहते हैं तो सन आपको देखनी, इनकी याद रखनी। राजस्थान वित्त निगम 1955, मुख्यालय कहाँ है, जयपुर। राजस्थान वित्त निगम 1955 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। राजस्थान आवासन मंडल 1970 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, जयपुर। वित्त निगम की तो 55 में हो रही है और राजस्थान आवासन मंडल 1970 में। राजस्थान भूमि विकास निगम, इसकी स्थापना 1975 में हो रही है, कहाँ, इसका मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना 1974 में, जयपुर में। राजस्थान राज्य भंडारण निगम 1975 में, जयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। तो ये चीजें 3-4 है जो है, इनकी सने आपको याद रखनी है। इनका सभी का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख उद्योग। जयपुर के प्रमुख उद्योग देखें तो पहला है कागज उद्योग। कागज उद्योग, राजस्थान में कागज बनाने का कारखाना सबसे पहले सांगानेर जयपुर में मान सिंह प्रथम के द्वारा लाया गया था। मान सिंह प्रथम ने सबसे पहले ये कारखाना, कागज का कारखाना लाया था सांगानेर जयपुर में। और जयपुर के सांगानेर में हाथ से कागज बनाया जाता है, सांगानेर जयपुर हाथ से कागज बनाया जाता है। सांबर साल्ट लिमिटेड 30 सितंबर 1964 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई। यह भारत सरकार का उपक्रम है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के नाम से भी इसे जानते हैं। राज्य का 80% से अधिक नमक यहीं से उत्पादन होता है, साल्ट लिमिटेड सांबर से। मॉडर्न फूड्स इंडस्ट्रीज 1965 में मॉडर्न फूड्स इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, इसकी स्थापना 1978 में जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र में स्थापना की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख कंपनियां। जयपुर में प्रमुख कंपनियां देखिए तो प्रमुख कंपनियां में देखिए राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, जयपुर में 2000 में इसकी स्थापना की जा रही है, राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये भी 2000 में जयपुर में। जयपुर विद्युत वितरण निगम 2000 में जयपुर में। प्रमुख शिक्षण संस्थाओं का याद रखना, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ठीक है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल 1 जनवरी 1974 को इसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक, जो 1 से 5वीं तक जो किताबें होती है बच्चों के, उनका पाठ्यक्रम वगैरह यहाँ से तैयार किया जाता है। राजस्थान मदरसा बोर्ड 2003 में इसकी स्थापना की जा रही है। और एक राजस्थान ओपन बोर्ड, राजस्थान ओपन बोर्ड 2005 में इसकी स्थापना की गई है, कहाँ की गई है, जयपुर में, ओपन स्टेट बोर्ड। तो इनकी भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन। परिवहन की बात करें, परिवहन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC,
RSRTC। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में। इंपोर्टेंट है, सन पूछते हैं। कब की गई स्थापना? 1964 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और गांव पूछ ले तो सब सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? तो गंगानगर बताना। गांव पूछे तो गंगानगर, और सर्वाधिक सड़कों से जुड़े पंचायत मुख्यालय पूछे तो जयपुर बताएंगे। जयपुर रियासत में रेल आने का श्रेय महाराजा माधो सिंह द्वितीय को है। महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर में रेल लेके आए थे। और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। यह भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में। कब स्थापना की है? 1 अप्रैल 2003 को उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के मुख्यालय की स्थापना की जाती है। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन है, जो कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा 1874 में आगरा से बांदीकुई। ये बांदीकुई कहाँ पड़ता है? ये अभी दौसा में, लेकिन ये पहले जयपुर रियासत में आता था। तो राजस्थान में पहली रेल सेवा जो है 1874 में आगरा से बांदीकुई के बीच में चलाई गई है। जयपुर रियासत में रेल आने का श्रेय माधो सिंह द्वितीय को जाता है। ठीक है। राजस्थान का प्रथम व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में। देश का 14वां है और राजस्थान का पहला है। और 3 जून 2015 को राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुलाबी शहर जयपुर में मेट्रो रेल परिचालन का शुभारंभ किया गया है। यस, मेट्रो जो 3 जून 2015 को इंपॉर्टेंट है। जयपुर में मेट्रो का आरंभ कब किया गया है? जून 2015 में। यस। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख खनिज। जयपुर जिले से कौन कौन से खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो लोहा का उत्पादन है। सबसे ज्यादा लोहा राजस्थान में किस जिले से उत्पादन किया जाता है? जयपुर में। जयपुर में भी मोरिजा बनेला की खान है। इंपॉर्टेंट है ये, मोरिजा बनेला की खान है। कौन से खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और यहां से ये भी ध्यान रखना, हेमेटाइट किस्म का लोहा का उत्पादन होता है। हेमेटाइट किस्म का लोहा कहां से उत्पादन किया जाता है? मोरिजा बनेला जयपुर। राजस्थान में सबसे ज्यादा लोहा हेमेटाइट किस्म का ही होता है। और कौन सी खानों से? मोरिजा बनेला। प्रश्न आएगा मोरिजा बनेला की खाने कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है मोरिजा बनेला की खाने? तो जयपुर में। नेक्स्ट, डोलोमाइट राजस्थान में जयपुर जिले का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक 23% खनन डोलोमाइट का जयपुर से होता है। और डोलोमाइट का जो उपयोग है रासायनिक उर्वरक में, चूना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है डोलोमाइट का। नेक्स्ट, घिया पत्थर जयपुर में शीशगढ़ ख्वाजा गद्दी मोहरा के खाने, जो घिया पत्थर का प्रयोग जो है खिलौने, टेलकम पाउडर, पेस्ट, मूर्तियां, रंगीन पेंसिलें, कीटनाशक पदार्थ इस बनाने में इस घिया पत्थर का प्रयोग किया जाता है। कैल्साइट, ताल कोला, सबुन, बरना चौकी, चूना पत्थर, डाबला, नारायणा, रोग फास्फेट, थोड़ा बहुत यहाँ से रोग फास्फेट भी निकलता है। रोग फास्फेट का उपयोग जो लवणीयता की समस्या को कम, जो जमीन में लवणीयता की जो मात्रा बढ़ जाती है उसके उपचार के लिए रोग फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। और रासायनिक खाद, सुपर फास्फेट बनाने में इसकी खाने अचरोल में। वैसे रोग फास्फेट का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो उदयपुर में जामर कोटड़ा से होता है। रोग फास्फेट की सबसे
फेमस खान है जामुन कोटड़ा, कहाँ है ये? उदयपुर। इसके अलावा जयपुर में भी इसका उत्पादन होता है। काला गुमान क्षेत्र, काला संगमरमर, काला संगमरमर से ये कहाँ से उत्पादन होता है? बेंसलाना जयपुर से काला संगमरमर का उत्पादन होता है, बेंसलाना जयपुर से। चले नेक्स्ट देखते हैं पर्यटन। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन जयपुर में आते हैं, जबकि सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटन कहाँ आते हैं? तो स्वदेशी आ जाए तो अजमेर है, स्वदेशी अजमेर है, और विदेशी कहाँ है? तो जयपुर में बताएंगे। स्वदेशी कहाँ आते हैं? अजमेर में आते हैं। राजस्थान के जयपुर जिले में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बुद्धा सर्किट का निर्माण किया गया है, बुद्धा सर्किट जयपुर में। आमेर का जो कुंडा गांव है तो राजस्थान का पहला हाथी गांव है, कुंडा गांव राजस्थान का पहला हाथी गांव है। चले, एक कैंसर हॉस्पिटल है, राज्य का पहला कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में, डेंटल कॉलेज भी जयपुर में। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख शोध संस्थान, जयपुर के प्रमुख शोध संस्थान। जवाहर कला केंद्र इंपॉर्टेंट है, जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में। स्थापना कब होती है? 8 अप्रैल 1993, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1993 में इसकी स्थापना की गई है, जवाहर कला केंद्र। इसके वास्तुकार कौन है? श्री चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार है, जो करौली के लाल पत्थरों से बनाया गया। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाओं का इसमें यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है जवाहर कला केंद्र में। नेक्स्ट रविंद्र रंगमंच, रविंद्र रंगमंच इसका उद्घाटन 15 अगस्त 1963 में जयपुर के रामबाग में है। और जयपुर कथक केंद्र, इसकी स्थापना 1969 में की जाती है। अगला है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, इसकी स्थापना 1827 नहीं है, 1857 है। मदरसा हुनरी के नाम से सवई राम सिंह करना, यहाँ पे सवई राम सिंह द्वितीय ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की है, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानते हैं। मदरसा हुनरी, और इसे महाराजा, पहले महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। मदरसा हुनरी, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान संगीत अकेडमी। देखो संगीत अकेडमी आ जाए, अकादमी तो जयपुर बताना, और संगीत नाटक अकादमी आ जाए तो फिर जोधपुर बताना। राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी आ जाए तो जोधपुर है, और संगीत अकादमी आ जाए तो जयपुर बताना है। दोनों का ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए, संगीत अकेडमी कहाँ है? जयपुर में। 1950 में इसकी स्थापना की गई है। संगीत राजस्थान संस्कृत अकादमी 1981 में राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई, और इसका सर्वोच्च पुरस्कार है माघ पुरस्कार। कवि माघ के नाम पर है, उनको सम्मानित करते हुए माघ पुरस्कार दिया जाता है। माघ पुरस्कार कौन से अकेडमी का सर्वोच्च पुरस्कार है? राजस्थान संस्कृत अकादमी। नेक्स्ट राजस्थान है हिंदी ग्रंथ अकादमी, 1969 में इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, 19 जनवरी 1988 को पहले भरतपुर में इसकी स्थापना की गई थी, ब्रज भाषा अकादमी, लेकिन बाद में इसे जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। अभी कहाँ है ये? जयपुर में। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर की त्रैमासिक पत्रिका का नाम है ब्रज सतदल, ब्रज सतदल ब्रज भाषा अकादमी की पत्रिका है। राजस्थान सिंधी अकादमी, इसकी स्थापना 1979 में, और इसकी जो पत्रिका है रिहान पत्रिका है। राजस्थान ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना कब की गई है? ललित कला, इसको भी इम्पोर्टेंट कर देना। 24 नवंबर 1957 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका कार्यालय रामनिवास बाग,
रविंद्र मंच भवन में इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में, इम्पोर्टेंट वेरी। और अगला है राजस्थान शासन सचिवालय 1949 में। और अगला राजस्थान आयुर्वेद संस्थान 1976 में है, राजस्थान आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। और महाराजा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग की स्थापना 1952 में की जाती है। दूरदर्शन आकाशवाणी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है राज्य अभिलेख ब्यूरो, राजस्थान पुलिस अकादमी, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ है? जयपुर में। और इसका उद्घाटन 3 जुलाई 1978 को किया गया, पुलिस अकादमी। लोक जुम्बी संस्थान 1992 में। और इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा देना है। चलिए आगे बात करते हैं। ये है जवाहर कला केंद्र। ये क्या है? जवाहर कला केंद्र। यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच का आयोजन किया जाता है। प्रमुख संग्रहालय की बात करते हैं। प्रमुख संग्रहालय देखते हैं जयपुर के कौन कौन से संग्रहालय। पहला देखते हैं सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर में। 1959 में सिटी पैलेस को म्यूजियम घोषित कर दिया गया। और सिटी पैलेस हो गया। डोल म्यूजियम, गुडियों का संग्रहालय जयपुर में है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, गुडियों का संग्रहालय कहाँ है? जयपुर में। और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर सेठ आनंदी लाल पोदावर मुख बधिर विद्यालय के प्रांगण में इस डोल म्यूजियम की स्थापना की गई है। और इसका उद्घाटन 7 अप्रैल 1979 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेरू सिंह जी शेखावत ने इसका उद्घाटन किया है। ये इस प्रकार की गुड़िया रखी गई है, गुड़िया रखे हुए और प्रदर्शन किया रखा है इस प्रकार के डोल म्यूजियम में, जिसमें सभी राज्यों से संबंधित कला संस्कृति से संबंधित यहाँ पर गुड़िया रखी गई है डोल म्यूजियम में। नेक्स्ट है प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट हॉल ये किसके शासनकाल में बना है? राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण आरंभ हुआ है, अल्बर्ट हॉल का। ठीक है। और 1886 में बनकर के तैयार हुआ अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल 1886 में बनकर के तैयार हुआ। इसका उद्घाटन माधो सिंह के काल में, माधो सिंह सेकंड के काल में 1887 में अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। एडवर्ड बेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया है। और इसके वास्तुकार कौन है? स्टीवन जेकब। स्टीवन जेकब इस अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार है। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम 1986 में इसका आरंभ किया गया है। रामनिवास उद्यान के मध्य में संग्रहालय देश का एकमात्र इतिहास संग्रहालय, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है। जो प्रकृति की चीजें हैं उससे जुड़ी हुई यहाँ पर म्यूजियम बनाया हुआ है। इस संग्रहालय के निर्माण का श्रेय वन्य जीव विशेषज्ञ श्री कैलाश सांकला जी को जाता है। भारत के टाइगर मैन कहते हैं कैलाश सांकला जी को। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य की जानकारी इसमें मिलती है, इस प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में, कि राजस्थान के जितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उसके इसमें चित्र वगैरह लगा रखे हैं सभी अभ्यारण्यों के। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय, ये भी कहाँ है? जयपुर में। दिलाराम बाग संग्रहालय, ये भी कहाँ है? जयपुर में। 1948 में। पहले इसका वास्तविक नाम क्या? दिलाराम बाग का दिल है आराम बाग। दिल है आराम बाग से क्या बन गया? दिलाराम बाग म्यूजियम। सवाई मान सिंह संग्रहालय, जयपुर की स्थापना पूर्व नरेश सवाई मान सिंह ने 1988 में इसकी स्थापना की गई है। और इस संग्रहालय में पोती काना ये स्थित है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल मान सिंह संग्रहालय इतना देख लेना। श्री संजय शर्मा संग्रहालय 1955 में। और नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। राजस्थान विश्वविद्यालय अनुदान के सौजन्य से नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई है। पेपरवेट संग्रहालय, यह संग्रहालय गजेंद्र जैन का निजी संग्रहालय है, इतना खास नहीं है।
चलिए, ये देखा था अपन ने म्यूजियम, और इसी के साथ एक भाग अपना हो जाता है कंप्लीट। और मिलेंगे अपना जल्दी ही नए वीडियो के। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, अच्छा कमेंट कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए ये क्लासे वीडियो बना करके मैं अपलोड कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।